अभी हम स्टार्ट करते हैं सेवन्थ स्टेप को। सेवन्थ स्टेप में हमें क्या करना है? कल्चरिंग होस्ट सेल इन न्यूट्रिएंट मीडियम ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे? हम इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करवाएंगे। क्यों लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करवाएंगे? क्योंकि वेलफेयर, कल्याण नहीं, पैसे ज़्यादा कमाना है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि वेलफेयर करवाएंगे। ठीक है, चलो। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो लेबोरेटरी लेवल पे करेंगे, है ना। क्यों लेबोरेटरी लेवल पे करेंगे? क्योंकि भाई पहले ट्राई करेंगे, देखेंगे कि सक्सेसफुल है कि नहीं है। सपोज सक्सेसफुल हुआ तो फिर मैं थोड़ी बड़ी लेबोरेटरी में करूँगा, उसके बाद खुद का प्लान डालूँगा, फिर मल्टीपल लेवल पे इसको ले जाऊँगा, फिर फ्रेंचाइजी खोल दूँगा या फिर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डाल दूँगा, फिर ऑपरेट करूँगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मैं अपने बैंकरप्ट हो जाऊँ और पूरा पैसा डाल दूँ एक ही बार में, बहुत बड़ी जगह ले लूँ और फिर मुझे पता चले कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो तो सक्सेसफुल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा ना। तो सबसे पहले हम स्मॉल लेवल पे करेंगे, उसके बाद हम लार्ज लेवल पे एक्सप्रेस करवाएंगे। तो देखो, इफ़ एनी प्रोटीन एन्कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। हेटेरोलोगस होस्ट किसे बोला? ये है मेरा बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर मेरा वेक्टर है, मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो अब ये होस्ट को हम बोलेंगे हेटेरोलोगस होस्ट। ठीक है, और इससे जो प्रोटीन मिलेगा उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमें मिल रहा है। एग्जाम्पल दिया जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन इन वेक्टर इन कोलाई। सबसे पहले हम कहाँ करेंगे? इसको लेबोरेटरी पे करेंगे, स्मॉल फर्मेंटर में। उसके बाद अगर सक्सेसफुल होता है तो बड़े वेसल में ले जाएंगे। बड़े वेसल कितने का हो सकता है? 100 से लेके 1000 लीटर का ये हो सकता है। बायोरिएक्टर या फिर फर्मेंटर क्या चीज़ है? तो ये वो चीज़ है जिसके अंदर हम सारे अपने रॉ प्रोडक्ट्स डालेंगे और उससे हम फिर हमारे डिज़ायर प्रोडक्ट को निकाल देंगे। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? फर्मेंटेशन होगी। बायोरिएक्टर का काम क्या है? तो ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करने की। क्यों ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करने की? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो बैक्टीरिया जिस पीएच पे बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, जिस टेम्परेचर में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, जिस मीडियम में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, वही सब चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके पास क्या होगा? इस फर्मेंटर के अंदर हमारे पास हो सकता है कि फोम कंट्रोल सिस्टम हो, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हो, पीएच कंट्रोल सिस्टम हो, सैम्पलिंग पोर्ट हो। ये सैम्पलिंग पोर्ट जो लिखा है ना, ये आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, डायग्राम में नहीं लिखा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सैम्पलिंग पोर्ट से क्या फ़ायदा होगा? सपोज थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम्पल है, लेकिन समझो। तो मेरे पास चॉकलेट की फैक्ट्री, ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चॉकलेट बनाई। तो मेरे पास एक सैम्पलिंग पोर्ट है, मैंने देखा कि भाई ये चॉकलेट सही है कि नहीं। ठीक है, तो सपोज़ ये चॉकलेट सही निकली तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सपोज़ चॉकलेट ख़राब निकली और इस बैच में मेरे पास समझो कि 10,000 चॉकलेट बनती थी। ठीक है, इस वाले बैच में। तो मैंने बोला चलो जाने दो, अभी क्या ही है। तो मैंने बैच को जाने दिया। सपोज़ ये घूमते 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 किसी इन्फ्लुएंसर के पास चली गई। इन्फ्लुएंसर ने खाई और उसको एक ख़राब प्रोडक्ट मिली, तो उसने क्या किया? उसने फिर मेरा वीडियो बना के डाल दिया कि भाई इस कंपनी की चॉकलेट जो है वो तो बहुत ख़राब आती है, तो इसको आप कंसिडर मत किया करो। तो क्या होगा? मेरी बहुत बदनामी होगी। फिर कुछ और लोगों के पास आएगी, फिर वो भी आगे आके वीडियोस बनाएंगे, तो बोलेंगे कि हाँ ये कंपनी की चॉकलेट तो ख़राब आती है। तो क्या होगा? मेरी बैड मार्केटिंग हो जाएगी। अब इसको ठीक करने के लिए, मेरी इमेज को जो डैमेज हुआ है, इसको ठीक करने के लिए मेरे को बहुत पैसा फूकना पड़ेगा मार्केटिंग के अंदर। तो इससे अच्छा तो क्या पड़ता मेरे को सस्ता कि भाई मेरे को पता चला कि भाई ये बैच ख़राब है, तो इसी को मैं डिस्कार्ड कर देता, नए बैच बना देता। इतने सारे झंझटों में पड़ने से अच्छा है ना कि मैं इन्फ्लुएंसर को टारगेट करूँ, उनके वीडियो टेक डाउन करवाओ, फिर वो और वीडियो बनाएगा। तो इन सब चक्करों से पढ़ने से अच्छा क्या करूँ? मैं बैच ख़राब है, मुझे पता चल गया, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँ। तो इसके लिए सैम्पल इंपोर्ट काम है। ठीक है, अब ये जो फर्मेंटेशन होता है वो किस टाइप का होता है? तो एक तो होता है बैच फर्मेंटेशन, एक होता है कंटिन्यूस कल्चर वाला फर्मेंटेशन। तो देखो, बैच फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि ये मैंने एक बायोरिएक्टर लिया, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स थे, जो चीज़ें इसको चाहिए थी बैक्टीरिया को करने के लिए, सारी डाल दिया, ऊपर से इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ये बैक्टीरिया जितने होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे और फिर बाद में मर जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में क्या करूँगा? इसमें से मेरे प्रोडक्ट को मैं आइसोलेट कर दूँगा। तो ये हो गया बैच फेड मीडियम। तो हमने बैचेस बना के रखे। सपोज कि ये भी अगेन आउट ऑफ एग्जाम्पल कि सपोज़ मेरे को बियर बनानी है, तो मैंने जितनी भी चीज़ें चाहिए वो बैरल्स में भर के रख दी। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा? बियर फर्मेंट हो जाएगी, तो फिर मैं बियर को ले लूँगा। ठीक है,
लेकिन कंटिन्यूस फेड मीडियम में क्या है, ये एक ओपन सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज़ मेरे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मैं कंटिन्यूसली ऊपर से खाना देता रहूँगा और नीचे से प्रोडक्ट्स को निकालता रहूँगा। ऊपर से खाना देता रहूँगा, नीचे से प्रोडक्ट्स को निकालता रहूँगा, वेस्ट मटेरियल को निकालता रहूँगा। क्यों ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बैक्टीरिया है वो ऑलवेज़ लॉग फेज़ में ही मेंटेन हो। लॉग फेज़ में मेंटेन होने से क्या होगा, वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करते रहेंगे। मैक्सिमम अगर वो प्रोड्यूस करते रहे तो मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि क्लोज सिस्टम में क्या होगा, पहले बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो करेंगे, उसके बाद स्टेशनरी फेज़ में चले जाएंगे, फिर लैग फेज, मतलब ये लैग फेज़ हो गया, स्टेशनरी फिर वो डिक्लाइन करेंगे, मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इस फेज़ में ही उनको मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मर रहा है उसको मैं निकाल रहा हूँ, जो भी मर रहा है मेरी प्रोडक्ट बन रही है तो उसको मैं निकाल रहा हूँ। तो कंटिन्यूस मीडियम में क्या होगा, जो मेरे बैक्टीरियाज हैं उसको मैंने लॉगरिथमिक फेज़ के अंदर मेंटेन करके रखा है। तो ये डिफरेंस है बैच फर्मेंटेशन में और कंटिन्यूस कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे है मेरे पास दो तरीके के बायोरिएक्टर्स। देखो, दो तरीके कौन से बायोरिएक्टर्स हैं। एक है सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिंपल स्टर्ड का बेस कैसा है, तो ये ऐसा कर्व्ड बेस वाले स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरा है स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसके अंदर क्या है, जो बेस है वो कैसा है, फ्लैट बेस वाला है। और इसके अंदर क्या है, हम एयर डायरेक्ट ही डाल रहे हैं। डायरेक्ट एयर डाल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे फोम क्रिएट होगा। तो फोम को तोड़ने के लिए हमारे पास फोम ब्रेकर है। एयर डाल रहे हैं तो इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए और पूरे कल्चर को ही अच्छे से मिक्स करने के लिए हमारे पास क्या है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर कल्चर है हमारे पास। स्टरिलाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है जहाँ से हम स्टीम डालेंगे, और एसिड और पीएच को कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम है हमारे पास। यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है। तो आपको जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे, वही इतने पार्ट को काट देंगे, इसको बोलेंगे कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। स्पार्जर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम स्मॉल जो है वो ऑक्सीजन के बबल्स डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा, जिससे होगा कि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। इससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारा सिंपल स्टड में और स्पार्ज स्टड में, ठीक है। आप एग्जाम में जब भी जाओ तो ये डायग्राम्स आप एक बार देख के चले जाना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 7th स्टेप।